दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे मुश्किल टेक्नोलॉजी क्या है, क्या वह परमाणु बम है, क्या वह हाइपरसोनिक मिसाइल है, या फिर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना, शायद आपका जवाब इनमें से कोई होगा। लेकिन सच इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। दुनिया में ऐसी एक तकनीक है जिसे आज भी केवल मुट्ठी भर देश ही पूरी तरह अपने दम पर बना सकते हैं। यह तकनीक है फाइटर जेट का दिल, यानी उसका इंजन। ऐसा इंजन जिसके अंदर तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जहां स्टील भी पिघल जाए, वहां कुछ धातुएं बिना टूटे और बिना झुके हजारों बार घूमती रहती हैं। यही वजह है कि कई देश परमाणु हथियार तो बना लेते हैं, लेकिन अपना आधुनिक जेट इंजन नहीं बना पाते। अब सोचिए, सालों पहले रूस ने भारत को सुखोई फाइटर जेट तो दे दिए, लेकिन क्या उसने हमें वह सबसे बड़ा राज भी दिया था जिसकी बदौलत ये इंजन इतनी भीषण गर्मी में जिंदा रहता है? अगर नहीं, तो फिर भारत ने वह तकनीक हासिल कैसे की? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो इंजन कुछ समय पहले तक पूरी क्षमता के आधे से थोड़ा ज्यादा स्तर पर संघर्ष कर रहा था, वही अब लगभग अपनी अधिकतम गति तक सफलतापूर्वक पहुंच गया? दोस्तों, कहानी सिर्फ एक इंजन की नहीं है। यह भारत की उस लड़ाई की कहानी है जिसमें दुश्मन सीमा पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के अंदर छिपा बैठा था। एक छोटी सी धातु की पत्ती जिसे टरबाइन ब्लेड कहा जाता है। अगर उसमें एक बाल से भी छोटी गलती हो जाए तो पूरा इंजन हवा में फट सकता है। और अगर इंजन फेल हो जाए तो सिर्फ एक विमान नहीं रुकता, पूरी वायुसेना की ताकत पर असर पड़ सकता है। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारतीय वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया जिसे कभी लगभग असंभव माना जाता था? क्या रूस ने आखिरकार अपना सबसे बड़ा रहस्य भारत को दे दिया, या फिर भारत ने खुद अपनी राह बना ली? यही वह सवाल है जिसका जवाब आज आपको हैरान कर देगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत और आत्मनिर्भर भारत का सपना पसंद है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ जय हिंद लिखें, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक इंजन की नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास की है जो किसी भी देश को तकनीकी महाशक्ति बनाता है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें पहली नजर में देखने पर लोग सामान्य तकनीकी अपडेट समझकर आगे बढ़ गए। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ जानते हैं कि यही दो घटनाएं आने वाले 10 वर्षों में भारतीय वायुसेना की दिशा बदल सकती हैं। पहली घटना, भारत के स्वदेशी HTF-E25 इंजन का लगभग अपनी अधिकतम रोटेशनल गति तक सफल परीक्षण, और दूसरी सुखोई 30 MKI के OL-31FP इंजन की तकनीकी सेवा अवधि में बड़ी बढ़ोतरी। देखने में ये दो अलग अलग खबरें लगती हैं, लेकिन असल में दोनों एक ही कहानी के दो अध्याय हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें भारत पहली बार सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि उन्हें समझने, सुधारने और भविष्य के लिए विकसित करने वाला देश बनकर उभर रहा है। दोस्तों, अब जरा उस सवाल का जवाब खोजते हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े रक्षा विशेषज्ञों को दशकों तक परेशान रखा। आखिर ऐसा क्या है एक जेट इंजन के अंदर जिसे बनाना परमाणु बम से भी ज्यादा मुश्किल माना जाता है? सुनने में यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन अगर आप अगले कुछ मिनट मेरे साथ रहे तो समझ जाएंगे कि दुनिया में परमाणु हथियार रखने वाले देशों की संख्या ज्यादा है, जबकि आधुनिक लड़ाकू विमान के इंजन बनाने की पूरी क्षमता आज भी बेहद सीमित देशों के पास ही है। दोस्तों, किसी भी फाइटर जेट का इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं होता। यह हजारों पुर्जों से बनी ऐसी जीवित प्रणाली की तरह काम करता है जिसमें हर सेकंड तापमान, दबाव और गति अपने चरम पर होती है। इंजन के सबसे अंदर वाले हिस्से में हवा को कई चरणों में दबाया जाता है, फिर उसमें ईंधन जलता है और उसके बाद पैदा हुई अत्यधिक गर्म गैसें टरबाइन को घुमाती हैं। यही टरबाइन पूरे इंजन को शक्ति देती है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर अंदर का तापमान 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो आखिर टरबाइन ब्लेड पिघलते क्यों नहीं? यहीं से शुरू होती है असली इंजीनियरिंग। दोस्तों, सामान्य स्टील या टाइटेनियम जैसी मजबूत धातुएं भी इतनी गर्मी में अपनी ताकत खोने लगती हैं, लेकिन फाइटर जेट के इंजन में इस्तेमाल होने वाले विशेष मिश्र धातु वाले ब्लेड न सिर्फ इस तापमान को झेलते हैं, बल्कि हजारों चक्कर प्रति मिनट की गति से लगातार घूमते भी रहते हैं। सोचिए, अगर उन ब्लेडों में बाल से भी छोटी दरार आ जाए या उनका संतुलन 1 मिलीमीटर के हजारवें हिस्से जितना भी बिगड़ जाए, तो पूरा इंजन कुछ ही सेकंड में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकता है। यही वजह है कि इंजन तकनीक को एरोस्पेस इंजीनियरिंग का सबसे कठिन क्षेत्र माना जाता है। लेकिन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ इंजन बनाना नहीं थी। असली चुनौती थी उस ज्ञान तक पहुंचना
जो किसी भी देश की सबसे सुरक्षित तकनीकी तिजोरी में बंद रहता है। जब भारत ने रूस के साथ सुखोई इंजन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, तब हमें इंजन के कई हिस्सों का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन करने का अवसर मिला। लेकिन क्या हमें वह पूरी वैज्ञानिक समझ भी मिली जिसके आधार पर रूस ने इन इंजनों को दशकों तक विकसित किया था? यही वह सवाल है जिसका जवाब भारत को खुद अपनी प्रयोगशालाओं में ढूंढना पड़ा। दोस्तों, किसी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सामने वाला देश अपना पूरा ज्ञान भी आपके हवाले कर दे। अक्सर निर्माण की प्रक्रिया मिल जाती है, लेकिन उस प्रक्रिया के पीछे का दशकों का अनुभव, धातु विज्ञान, ताप नियंत्रण और डिजाइन की बारीकियां अपने पास ही रखी जाती हैं। इसीलिए भारत के वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वे उपलब्ध जानकारी के आधार पर अपनी समझ विकसित करें और उन समस्याओं का समाधान खोजें जिन्हें पहले केवल चुनिंदा देश ही हल कर पाते थे। इसी संघर्ष ने भारत की अपनी एरो इंजन क्षमता को जन्म दिया। और दोस्तों, शायद यही वजह है कि HTF E25 जैसे स्वदेशी इंजन का लगभग अपनी अधिकतम गति तक सफल परीक्षण सिर्फ एक लैब की उपलब्धि नहीं माना जा रहा। इसे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि भारत धीरे धीरे उन जटिल तकनीकों पर पकड़ मजबूत कर रहा है जिन्हें कभी केवल दुनिया की कुछ बड़ी एरोस्पेस शक्तियों का क्षेत्र माना जाता था। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था तो फिर यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अचानक भारतीय वायुसेना के सामने इतनी बड़ी चुनौती क्यों खड़ी हो गई? और क्यों कहा जाने लगा कि अगर सप्लाई चेन टूट गई तो सैकड़ों सुखोई विमानों की ऑन ऑपरेशनल उपलब्धता पर असर पड़ सकता है? दोस्तों, यहीं से शुरू होता है इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल खला। दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे संवेदनशील और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। साल 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई। कई रक्षा उपकरणों, स्पेयर पार्ट्स और एरोस्पेस उद्योग पर इसका असर पड़ा। भारत के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अगर भविष्य में किसी कारण से विदेशी सप्लाई समय पर न मिले तो क्या भारतीय वायुसेना अपने सबसे बड़े लड़ाकू बेड़े को पूरी क्षमता से ऑन परेड कर पाएगी? यही वह क्षण था जब भारत ने एक बड़ा फैसला लिया। अब केवल विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना विकल्प नहीं हो सकता। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पास मौजूद सुखोई 30 MKI सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, यह हमारी एयर पावर की रीढ़ माना जाता है। देश के अलग अलग एयरबेस पर तैनात यही विमान किसी भी बड़े संकट की स्थिति में सबसे पहले आसमान में दिखाई देते हैं। लेकिन इन विमानों की सबसे बड़ी ताकत उनका इंजन है। अगर इंजन समय से पहले अपनी सेवा अवधि पूरी कर दे या बार बार ओवरहॉल की जरूरत पड़े तो इसका सीधा असर पूरे बेड़े की उपलब्धता पर पड़ता है। यही कारण है कि इंजन की तकनीकी सेवा अवधि बढ़ाना केवल इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी है। यही वह जगह है जहां भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने बड़ा बदलाव किया। इंजन की प्रमाणित तकनीकी सेवा अवधि बढ़ने का मतलब केवल अतिरिक्त उड़ान घंटे नहीं है। इसका मतलब है कि विमान अधिक समय तक मिशन के लिए उपलब्ध रहेंगे, रखरखाव का दबाव कम होगा और नए इंजनों की तत्काल आवश्यकता भी घटेगी। किसी भी आधुनिक वायुसेना के लिए यह एक महत्वपूर्ण परिचालन लाभ माना जाता है। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ इसे केवल एक तकनीकी सुधार नहीं बल्कि लॉजिस्टिक और रणनीतिक मजबूती के रूप में देखते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भारत सिर्फ पुराने इंजनों को बेहतर बनाने पर काम नहीं कर रहा बल्कि भविष्य की तैयारी भी कर रहा है। आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना को ऐसे लड़ाकू विमान चाहिए होंगे जिनमें अधिक शक्तिशाली रडार, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइलें और अत्याधुनिक सेंसर लगे होंगे। इन सभी प्रणालियों को चलाने के लिए अधिक ऊर्जा, बेहतर कूलिंग और ज्यादा भरोसेमंद इंजन की आवश्यकता होगी। इसलिए आज जो काम प्रयोगशालाओं में हो रहा है वही कल भारत की अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की नींव बनेगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि आत्मनिर्भरता केवल किसी कारखाने में एक पुर्जा बनाने का नाम नहीं है। असली आत्मनिर्भरता तब होती है जब कोई देश उस विज्ञान को समझ ले, उस तकनीक को विकसित कर ले और भविष्य की चुनौतियों का समाधान अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के दम पर तैयार कर सके। जेट इंजन जैसी जटिल तकनीक में हर छोटी सफलता वर्षों की मेहनत, हजारों परीक्षणों और अनगिनत असफलताओं के बाद मिलती है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत कम देश इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाए हैं। अब सोचिए
जिस देश को कभी केवल विदेशी तकनीक का उपभोक्ता माना जाता था, वही देश आज अपने इंजन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है, मौजूदा बेड़े की क्षमता बढ़ा रहा है और भविष्य की पीढ़ी के विमानों के लिए आधार तैयार कर रहा है। यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन दिशा जरूर बदल चुकी है। आने वाले वर्षों में यही अनुभव भारत के अगले स्वदेशी लड़ाकू विमानों और एयरोस्पेस कार्यक्रमों को और मजबूती दे सकता है। दोस्तों, तकनीक की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ मशीनें नहीं होती, बल्कि वे लोग होते हैं जो उन्हें बनाते हैं। प्रयोगशालाओं में दिन रात मेहनत करने वाले वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीशियन ही किसी देश की वास्तविक शक्ति होते हैं। अगर भारत को भविष्य में पूरी तरह स्वदेशी एरो इंजन तकनीक हासिल करनी है, तो यही लोग उस सपने को हकीकत में बदलेंगे। अगर आपको लगता है कि भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की इस यात्रा को और तेज करना चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ जय हिंद लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं बताते, बल्कि उन तकनीकों की पूरी कहानी आपके सामने रखते हैं जो आने वाले भारत की दिशा तय करेंगी। जय हिंद, जय भारत।